नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 6 लेके हाजिर हैं। इससे पहले क्लास जो 5 क्लासें हो चुकी हैं और हम एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो सिलेबस है ये बाकी जितने भी पीएसयूज एग्जाम है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 जो हम कर रहे हैं, पहले की 5 क्लास आप देख लीजिएगा। इसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। तो अब इसमें हम सिस्टम अप्रोच आज देखेंगे कि सिस्टम अप्रोच क्या है। तो मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच है। इससे पहले हमने क्लासिकल अप्रोच देखी और न्यू क्लासिकल अप्रोच देखी। तो अब हम करते हैं मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में आज हम करेंगे सोशल सिस्टम अप्रोच। तो अच्छा, सोशल सिस्टम अप्रोच क्या है और कौन कौन लोग हैं, मतलब जिन्होंने सोशल सिस्टम अप्रोच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो कुछ नाम यहाँ मेंशन कर रखे हैं क्योंकि ये सवाल आ जाता है कि सोशल सिस्टम अप्रोच से कौन कौन लिंक है या नहीं है। तो चेस्टर बर्नार्ड साहब हैं, फिर उसके बाद होमन साहब हैं, और फिर फिलिप सेल्सनिक साहब है, हर्बर्ट साइमन है। तो ये कुछ लोग हैं। अब सोशल सिस्टम क्या है? एक्चुअली सोशल सिस्टम को बता रहे हैं कि सोशल सिस्टम जो है वो कुछ सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, और वो डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। तो वो जो डिपार्टमेंट है या उसे आप सब सिस्टम कह लो, वो आपस में इंटर रिलेट होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। तो इसीलिए सोशल सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम है वो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि जो सिस्टम है सोशल सिस्टम वो दो तरीके के हैं, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है जो कि बाहर के जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो इफेक्ट है वो उससे लिंक नहीं है, वो एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड है। तो जो पुराने तरीके सिस्टम है, जो पहले के जो थिंकर्स थे, जो क्लासिकल थिंकर्स थे, वो जो सिस्टम थे वो क्लोज सिस्टम के अंदर आते थे, क्योंकि वहां बाहर का जो इफेक्ट था, बाहर के जो एनवायरनमेंट थे, उनकी बात नहीं होती थी। बट अभी हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, ये बाहर से भी इंटरेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसे हम ओपन सिस्टम कह रहे हैं। तो सोशल सिस्टम अप्रोच में हम जो पढ़ेंगे वो ओपन सिस्टम को भी पढ़ेंगे। अब अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने इन जो सोशल सिस्टम के जो सब सिस्टम है उनको अपने तरीके से डिफाइन करा है। तो इसमें एक कारजो और एक यानाउज करके शख्स हैं जिन्होंने जो सोशल सिस्टम को 3 सब सिस्टम में डिवाइड करा है, और वो बताते हैं कि सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस पे एक सवाल आ सकता है कि इन्होंने जो सब सिस्टम दिया है उनमें से कौन सा नहीं है। जैसे ये 3 है, पावर सब सिस्टम, टेक्निकल सब सिस्टम और सोशल सब सिस्टम। तो हो सकता है उसमें एक वो चौथा इकोनॉमिक सब सिस्टम भी डाल दे और वो पूछ ले कौन सा नहीं है। तो आप ये नाम भी याद कर लेना और ये तीनों सब सिस्टम को भी याद कर लेना। अब पावर सब सिस्टम क्या है? पावर सब सिस्टम नॉर्मली बात करता है एक ऑफिशियल की, जो ऑफिशियल एक चेयर पे बैठा है, उस कुर्सी पे बैठा है और उस कुर्सी पे पावर है। तो क्योंकि उस कुर्सी पे पावर है, वो कुर्सी की वजह से पावरफुल है, तो वो जो ऑर्डर देगा वो उसके जूनियर फॉलो करेंगे। इस तरह से काम होगा सिस्टम में। ये एक पावर सब सिस्टम है। अब टेक्निकल सब सिस्टम का मतलब है कि कोई पर्सन है जिसे टेक्निकल नॉलेज है। अब वो टेक्निकल नॉलेज है तो इसीलिए वो काम करेगा। अगर उसे किसी मशीन की टेक्निकल नॉलेज है, या कहीं पे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या कहीं पे और दूसरे तरह के इन्वेशन कर रहे हैं, कहीं पे आप ऑयल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं जमीन से, तो इनके लिए अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो वो जो व्यक्ति जिसे टेक्निकल नॉलेज होगी वो करेगा, और बाकी जिन पे टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी वो उसके सुपरविजन में काम करेंगे, उनकी बात सुनेंगे क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज है। तो एक सिस्टम जो है सब सिस्टम टेक्निकल नॉलेज का हो गया, टेक्निकल सब सिस्टम। अब सोशल सब सिस्टम एक तरफ से इनफॉर्मल एक ग्रुप हो गया।
मतलब आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपने कब कहीं जॉब पकड़ी, फिर आप क्या दोस्त बन गए, दोस्त बन गए तो फिर दोस्ती में भी काम होता है, चल तू मत कर मैं कर लूंगा, या इस तरह से आपस में काम होता है, वो सोशल सब सिस्टम है जिसे हम इनफॉर्मल सिस्टम भी कहते हैं। अब है सिनर्जी। सिनर्जी क्या है? सिनर्जी, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब वो 4 डिपार्टमेंट अगर इंडिविजुअल काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, तो जो उनका आउटपुट आएगा, अगर हम कंपेयर करें जब वो चारों एक साथ मिलके काम करेंगे और जो आउटपुट आएगा, तो जब वो मिलके काम करेंगे जो आउटपुट आएगा वो हरदम ज्यादा होगा। जिसे हम कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। आप सिंगल सिंगल काम करोगे और मिलके काम करोगे, तो जो मिलके काम करोगे वो हरदम ज्यादा उसका आउटपुट होगा। तो इसको हम सिनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद चेस्टर बर्नार्ड वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सिस्टम अप्रोच को जो मैनेजमेंट की फील्ड है वहां पे अप्लाई करा। अच्छा, एक और थिंकर है जिसे हर्बर्ट साइमन है। अब हर्बर्ट साइमन जो है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह, जहां पे मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग इतना प्रोसेस है, उसकी वजह से उन्हें वो एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स लगता है। ये एक्चुअली लाइन है, मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, तो वो कौन है? तो हर्बर्ट साइमन है। अब आते हैं जो आज की क्लास के हमारे मेन शख्स हैं, चेस्टर बर्नार्ड साहब। ऑथर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, बहुत जगह इन्होंने भी काम करा है। तो जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन करा है उस पे इन्होंने ये सोशल सिस्टम की तो थ्योरी दी ही है, और कुछ किताब भी लिखी हैं, जिसमें 2 बहुत फेमस बुक्स यहाँ पे है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो अगर कभी फैक्चुअल में इनकी बुक पूछ ली तो आप बुक भी देख लीजिएगा। अब इनको स्पिरिचुअल फादर कहते हैं सोशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पिरिचुअल फादर सोशल सिस्टम का। और ये वो जो है, तो कहते हैं ना पाइनियरिंग, जो पाइनियरिंग लोग जो बिल्कुल आगे आके जिन्होंने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एक सोशल सिस्टम समझा, जहाँ पे इन्होंने ह्यूमन कोऑपरेशन की बात करी। पहले के लोग तो इंसानों की वैल्यूज को समझते ही नहीं थे, बट इन्होंने इसमें ह्यूमन कोऑपरेशन भी डाला कि ह्यूमन आपस में जो कोऑपरेट करके काम करते हैं उसकी भी वैल्यूज है। अभी जो कॉन्सेप्ट है नेट सेटिस्फेक्शन का, और ये जो कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम है, अभी जब हम इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे तो वहाँ उस पे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं जो एलिमेंट्स जो दिए इन्होंने अपनी थ्योरी में वो क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें इन्होंने 3 बातें करी। पहली, इन्होंने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा, बातें समझ में आएंगी, एक मतलब नॉलेज दूसरे तक पहुंचेगी, तभी काम हो पाएगा। तो इन्होंने एक तो कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दिया कि अगर बात ही नहीं समझ में आएगी अगले को, तो वो क्या ही काम करेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो वर्कर है या जो भी स्टाफ है, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए काम करने की, ठीक है। या तो उसमें पोटेंशियल भी होना चाहिए, वो एबल भी होना चाहिए काम करने। अगर वो काम करने में एबल ही नहीं होगा या उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा? तो ये चीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक कॉमन पर्पस भी होना चाहिए। कॉमन पर्पस का मतलब है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो, दोनों का एक कॉमन पर्पस होगा, और वो तभी उसको टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें इन्होंने कॉन्सेप्ट में कही। इसके बाद आते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या क्या चीजें इन्होंने एसेंशियल बताई। तो एक तो इन्होंने बोला है कि ये जो एक पहला है, मतलब आप किसी चीज में बिल्कुल उसमें स्पेशल होने चाहिए उस काम में। एकदम जैसे डिपार्टमेंट हम कर देते हैं ना, तो एक डिपार्टमेंट या एक शख्स, उनको पूरे डिपार्टमेंट में डाल दें और वो किसी काम के लिए बिल्कुल स्पेशल सिर्फ वही काम करेंगे। तो इन्होंने बोला कि एक तो स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए,
वो एसेंशियल है। दूसरी बात इन्होंने, अच्छा ये जो स्पेशलाइजेशन है ये पहले आपको याद होगा कि पहले के भी थिंकरों ने इस पे मतलब बोला है, अगर आपको पता होगा टेलर साहब ने भी बोला था। अब आते हैं इफेक्टिव रिवार्ड और इंसेंटिव, इस पे भी पहले भी बात हुई है, चाहे टेलर साहब हो या फिर आपके ये आए थे फायोल साहब, जहाँ पे उन्होंने रेमुनेशन की बात करी थी, अगर आपको याद होगा। तो ये भी कहते हैं कि जो हमारे बर्नार्ड साहब है कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव तो उनको इफेक्टिव मिलना ही चाहिए, ताकि उनकी लाइफ चले और वो खुश भी रहे, सिर्फ लाइफ ना चले, मतलब उससे भी थोड़ा अच्छा मिले। इसके बाद है पावर टू एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसे नीचे देखेंगे। इसके बाद है रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ कुछ और डिसीजन ले लिया और किसी के साथ कुछ और डिसीजन ले लिया क्योंकि वो मुझे पसंद था या वो मुझे पसंद नहीं था, या वो मेरी ज्यादा चमचागिरी करता था तो उसको ज्यादा काम नहीं दिया, जो सीधा साधा था उसे ज्यादा काम दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करके डिसीजन लेना है। इसके बाद देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तो बात सभी करते हैं, लेकिन इन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत जो मतलब इन्होंने थोड़ा जोर दिया उन पे। अब क्या जोर दिया देखते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि वो ना कभी कभी सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अब क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। अब मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब पकड़ ली, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो जाएगी तो कभी कभी पार्टी भी होगी, कभी उनका बर्थडे भी मनाइएगा, केक भी काटिएगा, चलेगी पार्टी शाम को, काम होगा। अब ये तो फॉर्मल से इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल है कि आप दोस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि शाम के 5 बज गए। अब आप कह रहे हैं यार मेरे को ना आज तो मतलब 5 बज गए, छुट्टी हो गई, लेकिन कल तू मेरे को मेल डाल दियो मतलब ऑफिस आने से पहले, क्योंकि ताकि मैं काम कंप्लीट कर दूं और सुबह ही सुबह प्रेजेंटेशन दे दूं, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज रात को ही डाल दिया 9 बजे। अब अगर वो इनफॉर्मल रिलेशन में आपका दोस्त है तो कुछ सोचेगा ही नहीं, बोलेगा अरे बिंदास जा, मैं 9 बजे क्या 8 बजे ही डाल दूंगा। अगर मान लो वो इनफॉर्मल ना हो, फॉर्मल हो, वो तो यही बोलेगा 5 बज गए, अब मैं क्यों करूं, अब तो भैया सुबह 9 बजे जब ऑफिस खुलेगा तभी मेल डालूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी दोस्ती आ रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने दे रही, प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व कर रही है। ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छा दोस्त हो तो कहते अरे मेल की नहीं, मैं तेरा प्रेजेंटेशन भी मैं ही तैयार कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू मौज ले। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, और ये डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। एक दूसरे पे ये ना, मान लो आपके साथी के साथ अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो काम में भी दिक्कत आएगी, है ना, फिर काम का होता है, फिर तो लड़ाई होती है। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी। आह, ये मेरी फेवरेट थ्योरी है, जो वर्नाड साहब ने बोली है, मैं तो इनका फैन हो गया। एक्सेप्टेंस थ्योरी या बॉटम अप अथॉरिटी। अब इसमें ये क्या कहते हैं देखिए, लीक से हट के बात कह रहे हैं, बिल्कुल लीक से हट के। अब ये लीक से हट के क्या बात करते हैं इसमें। अभी नॉर्मल वे में क्या होता है, नॉर्मल वे में आपका जो बॉस होता है, जो सीनियर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्डर देता है, बाकी लोग या तो सबऑर्डिनेट या जूनियर होते हैं तो उसकी ऑर्डर मतलब फॉलो करते हैं उसके ऑर्डर को। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मतलब बैठा हुआ कुर्सी पे तो उसकी बात को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, ये तो नॉर्मल वे में हो गया। लेकिन हमारे बर्नार्ड साहब क्या बोलते हैं कि पावर उसके पास नहीं है जो ऑर्डर दे रहा है, वो सीनियर है। पावर उसके पास है जो सबऑर्डिनेट, जो जूनियर ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अगर वो कहते हैं, बर्नार्ड साहब कहते हैं, अगर वो मना कर दे तो, अगर आपका सीनियर बोल रहा है ये काम करो और आप बोलो नहीं कर रहा, क्या कर लेगा तो वो क्या करेगा, मतलब समझ रहे। तो ये कह रहे हैं कि जो पावर, जो अथॉरिटी मानने की जो पावर है वो सबऑर्डिनेट पे है, जूनियर पे है। अब ऐसे नॉर्मल तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में,
क्योंकि आपको मानना ही है, वरना कर देगा नुकसान फिर वो आपका। तो ये बात है। और इसमें वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर वो क्यों नहीं मानेगा, मतलब क्यों नहीं मानेगा, उसकी भी वो बात कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं मानेगा। तो देखिए यहाँ पे वो चार बातें कहते हैं कि वो व्यक्ति अगर आपका सबोर्डिनेट क्यों नहीं मान सकता, या किन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वो नहीं मानेगा। तो एक है अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। इसका मतलब मान लो कम्युनिकेशन उसे समझ ही नहीं आया, या आपने, अगर आप मेल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, उसे मेल ही नहीं मिली या किसी तरह का मैसेज ही नहीं मिला, या आपने जो भी बोला उसे समझ नहीं आया, मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो वो कैसे करेगा इस दिशा में, तो वो नहीं करेगा, मना कर देगा, या कुछ भी है, काम नहीं होगा जो भी उसे ऑर्डर दिया गया है। एक तो ये नॉर्मल सी बात उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर पर्पस ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उनकी जो बात है उससे अगर आपको किसी तरह का नुकसान हो रहा है, पहला तो ये, या नुकसान नहीं भी हो रहा है, और दूसरा जो ऑर्डर जिस टारगेट को देके वो कर रहे हैं कि भाई तू ऐसा कर लियो तो ये हो जाएगा, और आपको लग रहा है कि वैसा करने से वो नहीं होगा, तो आप उन्हें मना कर देंगे कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा तो उससे तो वैसा होगा ही नहीं। तो एक तो ये भी है कि पर्पज ही वहां कॉन्ट्राडिक्टी हो रहा है, या आपको उस चीज से नुकसान हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट। अब सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मान लो आपका एक ऑफिस यहाँ पर है जहाँ आप काम कर रहे हैं, और एक दूसरी ब्रांच कहीं और है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया आज तेरे को दूसरी ब्रांच में जाना है और ये डॉक्यूमेंट वहां जाके हैंड ओवर करने हैं। अब आप बोलोगे सही है यार, आज जल्दी निकल जाता हूँ, वहां देके जल्दी घर चला जाऊंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, तो आप मना ही नहीं करोगे, चलो भाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी कर दोगे। या अगर नहीं होगा तो फिर आप वहां पे समस्या हो जाएगी, तो कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो कर ही दोगे। अच्छा, मेंटली और फिजिकली कैपेसिटी का मतलब जो काम वो बोल रहे हैं उसके लिए मेंटली और फिजिकली कैपेबल भी हूँ। अगर नहीं होगा, मतलब मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, तो कैसे होगा, मना ही कर दोगे। तो ये चार उन्होंने कंडीशन बताई है जहां व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है, जो सबॉर्डिनेट हो या जूनियर हो। अच्छा, इस चीज को उन्होंने जोन ऑफ इनडिफरेंस बोला है। जोन ऑफ इनडिफरेंस मतलब अगर व्यक्ति इन चार कंडीशन में होगा, अगर फुलफिल हो रही होगी तो काम कर देगा, फुलफिल नहीं हो रही है तो काम को डिनाई कर देगा। तो ये क्या है, जोन ऑफ इनडिफरेंस है। बट इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि भाई बॉस हो ठीक हो, आप ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन फॉलो तो मेरे को ही करना है ना। तो ये एक इन्होंने बड़ी अच्छी लीग से हटके बात, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई मानता नहीं है, लेकिन अच्छा ही। इसके बाद है जो बैलेंस की बात कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात ये कर रहे हैं कि भैया जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय दे रहा है उसके बदले उसको चीजें मिलनी चाहिए, उसको इज्जत भी दो, रिस्पेक्ट भी दो, अच्छा पैसा भी दो, इंसेंटिव भी दो, ये सारी चीजें दो। अगर नहीं होगा सेटिस्फाई तो काम भी नहीं करेगा बढ़िया से। तो ये इनका एक इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन कंट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए उन्होंने, देखो मोटिवेशन के लिए उन्होंने दो बातें बोली। फाइनेंशियल तो बोली ही बोली, वो तो हर कोई बोल रहा है कि उनको इंसेंटिव और जो बेजेस हैं वो दो, अलग से भी इंसेंटिव दो, कुछ दो, ये तो थी फाइनेंशियल बातें। अब उन्होंने नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल बातें भी बोली कि देखो उसको ना एक तो रिस्पेक्ट भी दो, अगर वो काम कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट भी दो। जैसे देते हैं ना वो कि भैया इम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो ये हो गया, इसने इस बढ़िया, बहुत फोटो वोटो लगा देते हैं आजकल तो इस तरह से भी रिस्पेक्ट दो। और मतलब हमें जूनियर हो या सीनियर, बहुत जगह क्या होता है बर्थडे भी मनाते हैं कि भैया इसका बर्थडे, तो ऐसा फील आता है कि हम सब एक टीम है, इस तरह से भी काम करते हैं। या अ, अगर पांच लोग हैं हायरार्की में, सीनियर से जूनियर, और कोई मीटिंग हो रही है तो सबको मौका देते हैं कि आप भी कुछ बताइए क्या इस काम को और कैसे बेहतर, मतलब उनका पार्टिसिपेशन भी लेते हैं। तो इन्होंने फाइनेंशियल के अलावा जो नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं उस पे भी इन्होंने बोला कि उसको भी आप बढ़ावा दो। तो चेस्टर बर्नार्ड बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अच्छे किस्म के थिंकर लगे। इन्होंने सोचा सबके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, मतलब जो सबॉर्डिनेट है उसको भी इन्होंने पावरफुल बताया। तो चेस्टर बर्नार्ड को हम यहीं पे रखते हैं, आज इतना ही करते हैं।
बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।